एपिसोड 17। अगले रोज बादल थे। सुबह 9 बजे के लगभग इंटरकॉम पर बेल हुई। ये इकलौती बेल नहीं थी। 2 मिनट बाद मुंशी मंजूर ने आकर बताया कि वाली जी बुला रहे हैं। मैंने मुंशी के कमरे में जाकर रिसीवर उठाया। वाली जी बोल रहे थे, नकोवाल जाना है। बिल्किस की फुप्पी बहुत बीमार है, वो भी जाना चाहती है। नसरुल्लाह के साथ 8-10 बंदे भेज दो। तैमूर भी चला जाए तो बेहतर है। बेगम जी के साथ जो मुहाफिज जाते थे अक्सर उनका इंचार्ज नसरुल्लाह ही होता था। इत्तेफाकन आज नसरुल्लाह मौजूद नहीं था। मैंने कहा, वाली जी, नसरुल्लाह तो अपने पिंड गया हुआ है। वाली जी चंद सेकंड खामोश रहे, फिर बोले, चलो फिर तुम चले जाओ, तैमूर को यहीं रहने दो, मैंने जरा फार्म तक जाना है। ठीक है जी, जो हुक्म। कुछ ही देर बाद हम 10 घुड़सवार बेगम जी की गाड़ी के पीछे घोड़े दौड़ा रहे थे। 2 घोड़े गाड़ी के आगे आगे थे। आमतौर पर पिछले घुड़सवारों को रास्ते की गर्द फांकनी पड़ती थी, मगर रात को चूंकि हल्की बारिश हुई थी इसलिए सूरत हाल ठीक थी। गाड़ी यानी पुराने मॉडल की लैंड रोवर में ड्राइवर सूफिया असलम के अलावा बेगम जी और ताजो मौजूद थी। हम करीबन 1.5 घंटे में नकोवाल पहुंचे। नकोवाल के नवा में भी एक छोटा सा टीला यानी थे मौजूद था। उस टीले को देखकर मुझे कोसपुर का टीला याद आया और उस टीले से वाबस्ता दूसरी बातें भी। बेगम जी अपने फूफा की हवेली में चली गईं। यह हवेली गांव के किनारे पर वाक़ई थी। बेगम जी के अंदर जाने के बाद हम उनकी गाड़ी के करीब मौजूद रहे। हमारे लिए चाय पानी वहीं आते हुए भिजवा दिया गया। गांव के लोग जागीर के नए सालार यानी मुझे देखने का शौक रखते थे। बहुत से बच्चे भी हमारे इर्द गिर्द ही मंडला रहे थे। मैं उनसे बातें करने लगा। अचानक मैंने मुल्तानी को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। उसका रंग फक हो रहा था। वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए बोला, सालार जी, वहां फार्म पर झगड़ा हो गया है। मोखलों ने वाली जी को घेर लिया है। किसने बताया है? मक्खनवाल का एक बंदा बताकर गया है जी, वो उधर से ही आ रहा है। उसने कहा है वहां गोली चल रही है। इस किस्म की कार्रवाई का खतरा मौजूद था। जब मैं हवेली से निकला था तो वाली जी ने बताया था कि उन्होंने मछली फार्म पर जाना है। वहां मोखलों के कारखाने से जरा हटकर मछलियों का नया तालाब बनाया जा रहा था। मैंने 4 साथियों को वहीं बेगम जी की हिफाजत की खातिर छोड़ा और खुद घोड़ी पर सवार होकर बाकी साथियों समेत फार्म की तरफ बढ़ा। फार्म यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, बस 2.5-3 मील का फासला था। मोखलों के गांव गोरी के हमारे बाएं तरफ और मछली फार्म दाएं तरफ था। हम कच्चे रास्ते पर बर्फ रफ्तारी से घोड़े दौड़ाते चले गए। मुल्तानी मुझे बता रहा था कि इत्तला के मुताबिक कोई 50 बंदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर गोरीके से मछली फार्म पर पहुंचे हैं। मेरे कान गोलियों की आवाज पर लगे थे। देहाती इलाके के खामोश माहौल में फायरिंग की आवाज काफी दूर से भी सुनाई दे जाती थी। उसके अलावा हवा का रुख मछली फार्म से हमारी तरफ था। बहरहाल मुझे कोई आवाज सुनाई ना दी। फिर मैंने एक और चीज नोट की। अगर ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ से गुजरकर मछली फार्म की तरफ गई थीं, तो गीले रास्ते पर टायरों के ताजा निशान होने चाहिए थे। उसके अलावा मछली फार्म तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन ताजा निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। दफतन मेरी छठी हिस्स ने खबरदार किया कि कोई चाल चली जा रही है। मेरा जिस्म सनसना उठा। कहीं हमें मछली फार्म की तरफ मुतवज्जो करके बेगम जी को नुकसान पहुंचाने का इरादा तो नहीं किया गया था। मैंने जोर से घोड़ी की बागें खींची। वो किसी तेज रफ्तार गाड़ी की तरफ फिसलती हुई रुक गई। मेरे साथी भी रुक गए। क्या हुआ सालार जी? मुल्तानी ने परेशान होकर पूछा। मैंने चंद लम्हे तजब्जुब में रहने के बाद मुल्तानी से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम और बरकत फार्म पर पहुंचो, हम वापस जा रहे हैं। पर क्यों जी? बस जो कह रहा हूं वो करो, मैंने कहा और साथियों को इशारा करते हुए घोड़ी को एड़ लगा दी। जिन दिनों का ये वाकया है, दफा 144 लगी हुई थी और असलहा लेकर चलने पर सख्त पाबंदी थी। ये फौजी हुकूमत थी और मुजाहरे वगैरह हो रहे थे। हालांकि हम बेगम जी की हिफाजत के लिए आए थे, मगर हमारे पास सिर्फ लाठियां और छोटे दस्ते की कुल्हाड़ियां थी। सिर्फ मैंने अपनी कमीज के नीचे 38 बोर का पिस्तौल लगाया हुआ था। बाकी 2 राइफलें नकोवाल में रह जाने वाले साथियों के पास थी। अभी हम नकोवाल से 3-4 फरलांग दूरी थे कि कुछ आवाजें आईं और मेरा शुबा एक ही जस्त में यकीन की मंजिल तक पहुंच गया। ये फायरिंग की आवाजें थी और गांव के मशरकी किनारे से आ रही थी, जहां बेगम बिल्किस के फुप्पा की मकान नुमा हवेली थी। हमने घोड़ों की रफ्तार और तेज कर दी। 3-4 मिनट के अंदर अंदर हम मौके पर थे। यहाँ का नक्शा सनसनीखेज था। लोग फायरिंग की जगह से दूर खेतों और छतों में खड़े थे। हिरास की लहर चारों तरफ फैलती महसूस हो रही थी। हवेली के सामने अमरूदों का एक बाग था जो अब उजड़ चुका था। उसमें चंद कच्चे कोठे बने हुए थे। फायरिंग उन कोठों के पीछे से हो रही थी। उस फायरिंग का जवाब हवेली के अंदर से दिया जा रहा था। हम एक चक्कर काटकर पिछली तरफ से हवेली में दाखिल हो गए। मैंने घोड़ी से छलांग लगाई और दौड़ता हुआ छत पर पहुंचा। उस कच्ची छत के इर्द गिर्द 3-4 फुट ऊंची कच्ची मुंडेर थी, जिसमें हवा के लिए रखने से बने हुए थे। मेरे साथियों और हवेली के 2 मुलाजिम उस मुंडेर के पीछे मौजूद थे और बड़ी दिलेरी से फायरिंग का जवाब दे रहे थे। छत पर गोलियों के गर्म खोल बिखरे हुए थे, ताहम साफ अंदाजा हो रहा था कि हमला करने वालों का पलड़ा भारी है। हवेली की छत से 2-3 फायर होते तो उधर से 8-10 गोलियां चलती थीं। 2 राइफलें तो मेरे साथियों के पास थीं। 2 राइफलें मालिक मकान के पास थीं और वो भी इस्तेमाल हो रही थीं। जो ही हम लड़ाई में शामिल हुए, एक तरफ झुकता हुआ पलड़ा जरा हमवार हो गया।
मालिक मकान यानी बिल्किस के फुप्पा का एक मुलाजिम बड़े इत्मीनान और एतमाद से फायरिंग कर रहा था। उसके हाथ में रूसी साख्त की शिकारी राइफल बेकाल थी। राजवाल में हम ऐसी राइफल मुर्गाबियों के शिकार में इस्तेमाल करते थे। मैंने अपने साथी शब्बीर से पूछा, बेगम जी तो ठीक है? ठीक है जी, पर उनके फुफड़ जी को गोली लगी है। ये कौन लोग हैं? यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता जी, मंडासे बांधे हुए हैं, किसी हरामजादे की शक्ल नजर नहीं आई। हैं कितने? 15-20 से कम नहीं होंगे। उनके इरादे बड़े खतरनाक है जी। शब्बीर ने रखने के अंदर से 7mm का सिंगल फायर करते हुए कहा। उस वक्त मेरी नजर शब्बीर के बाजू पर पड़ी। वहां कुल्हाड़ी के फल का गहरा कट था और कुर्ता खून आलूद हो रहा था। अंदाजा होता था कि हमलावरों ने हवेली के अंदर घुसने की भी कोशिश की है, जो वक्ती तौर पर नाकाम रही है। गोलियां पुरखतर आवाज से मिट्टी की 9 इंच मोटी मुंडेर में पेवस्त हो रही थी। कुछ हमारे सरों के ऊपर से गुजरती थी। उस सनसनाती आवाज ने मेरे जिस्म में अजीब सी तरंग भर दी। मेरा जी चाहा कि उन लोगों में मोखल पाशा भी शामिल हो और आज मैं उसकी टांगे चीरकर उसे नकोवाल के आवारा कुत्तों के सामने फेंक दूं। शब्बीर के एक साथी ने पुकार कर मुझे मुखातिब किया और बाग से बाहर एक चौबारे की तरफ इशारा करके बोला, सालार जी, एक बंदा वहां चढ़ा हुआ है, उसकी गोली किसी को भी लग सकती है। मैंने भी ये बात नोट की थी। कुछ गोलियां खतरनाक जाविये से आ रही थी। यकीनन ये उसी कच्चे चौबारे से चलाई जा रही थी। मैंने अपना पिस्तौल शब्बीर को दिया और उसकी 7mm लेकर छत से नीचे उतर आया। ये बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई थी कि चौबारे वाले को कहां से निशाना बनाया जा सकता है। मैं गली में झुककर दौड़ता हुआ उस कच्चे टीले की तरफ गया जो मकई के खेतों के पास से शुरू हो जाता था। कुछ आवाजों ने मुझे उस तरफ जाने से मना किया। चंद गोलियां सनसनाती हुई मेरे करीब से गुजरी। मैं लपकता हुआ टीले पर पहुंच गया। अब मैं चौबारे के पहलू में था। यहाँ से मुझे वो लंबा चौड़ा ढाटापोश दिखाई दिया जो चौबारे की छत पर एक तंदूर के पीछे मौजूद था और मोहलिक फायर कर रहा था। उसके हाथों किसी भी वक्त किसी की जान जा सकती थी, इसीलिए उस पर सीधा फायर करना जुर्म नहीं था। ये मरो या मार दो वाली सूरत हाल थी। मैंने निशाना लिया और बेतरह गोली चलाई। वो तड़प कर पहलू के बल गिरा और मेरी नजर से ओझल हो गया। ये कार्रवाई मैंने करीबन 200 फुट की दूरी से की थी। यहाँ से मुझे कोई और शख्स नजर नहीं आ रहा था, ताहम मैंने बाग की सिमत फायरिंग जारी रखी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हमलावर भाग रहे हैं। मैंने 1-2 परछाइयों को तेजी से टुंड-मुंड दरख्तों में हरकत करते देखा। फिर दरख्तों के अकब में किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। मैंने टीले के ऊपर से पुकार कर कहा, शब्बीर, वो भाग रहे हैं। उसके साथ ही मैं टीले से नीचे उतरा और तेजी से अपनी चौकस घोड़ी की तरफ दौड़ा। मेरे 8-10 साथी भी अपने घोड़ों की तरफ लपके। हम भागने वालों के पीछे भागे। वो हवाई फायरिंग करते हुए करीबन निस्फ फरलांग दूर जा चुके थे। उनकी नीले रंग की जीप की बस एक झलक मैंने देखी। उनके इर्द गिर्द घोड़े थे। हम अंदाजन 1 मील तक उनके पीछे गए। फिर मैंने अपने साथियों को रुकने का इशारा किया। हमारे पास सिर्फ 2 राइफल और एक पिस्तौल था, जबकि वो सब के सब पूरी तरह मुसल्लह थे। खुली जगह पर अगर वो पलट पड़ते तो हमारा शदीद नुकसान कर सकते थे। मेरे साथी निहायत पुरजोश थे, मगर मैंने उन्हें रोक लिया। हम गांव वापस आए तो जैसे पूरा गांव बिल्किस के फुप्पा की मकान नुमा हवेली के गिर्द जमा हो चुका था। बिल्किस के फुप्पा को लगने वाली गोली उनके एक बाजू को छेद कर निकल गई थी। उनकी हालत तसल्ली बख्श थी। जख्मी होने वाले दीगर 4 अफराद में से 2 अफराद को गोली के जख्म आए थे, जबकि 2 अफराद कुल्हाड़ियों से जख्मी हुए थे। बहरहाल ये सब कुछ देहाती लड़ाइयों में मामूल का हिस्सा था। अभी तक ये बात पूरी तरह खुल नहीं सकी थी कि हमलावर हैं कौन। बहरहाल ध्यान सबका मोखलों ही की तरफ जा रहा था। मुझे उस बंदे का ख्याल आया जो मेरी गोली से जख्मी होकर चौबारे में गिरा था। मैंने शब्बीर से कहा, आओ मेरे साथ। हम एहतियात के साथ उस चौबारे नुमा मकान में दाखिल हुए। ये कच्चा मकान था और 2 मंजिला नहीं था। दरअसल ये टीले की ढलान पर था, इसीलिए ऊंचा नजर आता था। मकान के मकीन खौफजदा होकर यहाँ से निकल गए थे और अब काफी फासले पर खड़े थे। मेरा ख्याल है जी वह हरामी दूसरों के साथ ही निकल गया है। शब्बीर ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा, लेकिन ये अंदाजा गलत भी हो सकता है। ये देखे जी, ये खून के कतरे, ये नीचे आ रहे हैं। हम खून के कतरों को देखते हुए सहन में आए। कतरे अकबी दीवार की तरफ जा रहे थे। शब्बीर का अंदाजा दुरुस्त मालूम होता था। ये देखे सलार जी। अभी उसने इतना ही कहा था कि मेरे साथ साथ वो भी चौंका। बाएं तरफ पराली का ढेर था, उसमें से एक राइफल झांक रही थी। मुझे एक लहजे की भी देर हो जाती तो राइफल से निकलने वाली गोली शब्बीर को चाट जाती। मैंने जस्ट लगाई और पहलू की तरफ से राइफल के ऊपर जा गिरा। एक धमाके से गोली कच्ची जमीन में गई। मैंने राइफल बरदार के मुंह पर सर की टक्कर रसीद की और वो डकराता हुआ पराली के ढेर पर जा गिरा। उसकी राइफल मेरे नीचे दबी रह गई थी। पराली में जैसे स्प्रिंग लगे हुए थे। वो गिरते ही उछलकर मेरी तरफ आया। इस बार उसके हाथ में शिकारी चाकू था। ये एक फुर्तीले आदमी का निहायत जोरदार हमला था। मैं बमुश्किल खुद को बचा सका, फिर भी एक अंगारे जैसा कट मेरे बाजू पर आ गया। हमलावर चंघाड़ता हुआ फिर मेरी तरफ आया। इस दफा मैंने पीछे हटकर दंदानेदार चाकू का वार बचाया और वजनी राइफल इतनी ताकत से उसके थोपड़े पे दे मारी कि वो मुर्दा छिपकली की तरह जमीनबोस हो गया। शब्बीर ने उसे छाप लिया और मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया। लड़ाई के दौरान में उस शख्स का ढाटा खुल गया था।
वो अजनबी था, मगर उसके चेहरे से अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि वो मोखलों में से है। टीले पर से मैंने जो गोली चलाई थी वो उस गरंडील शख्स की रान में लगी थी और अभी तक अंदर ही थी। थोबड़े पर पड़ने वाली राइफल की शदीद ज़रब ने उसे नीम बेहोश कर दिया था, फिर भी एहतियातन उसकी मशकें कस दी गईं। बिल्किस के फुप्पा अनवर अली ने कहा, बेटा जी, मुझे खतरा है कि कहीं ये लोग और बंदों के साथ ना पलट आएं। मुझे नहीं लगता जी कि अब ये इतनी जल्दी ऐसी हिम्मत करेंगे। फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। तुम बिल्किस को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ। यहाँ अगर कोई मामला हुआ तो हम संभाल लेंगे। हाँ जी, आप गाड़ी पे निकल जाए यहाँ से। शब्बीर ने भी मशवरा दिया। 1-2 मिनट के अंदर अंदर ये तय होगा कि बेगम बिल्किस को यहाँ से निकाल लेना चाहिए। बेगम जी और दीगर औरतें अभी तक हवेली के अंदरूनी कमरों में थी और उन्हें बाहर होने वाले हंगामे की नौयत का ज्यादा इल्म नहीं था। मैंने अनवर अली साहब से भी कह दिया कि बाहर के हालात की खबर बेगम जी को ना होने दें और उन्हें यह भी पता ना चले कि हमलावर उनके लिए आए थे। मेरे जख्मी बाजू पर 2 साथियों ने अच्छी तरह पट्टी बांध दी। मैं खून आलूद कमीज के साथ बेगम जी और ताजो वगैरह के सामने नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैंने अनवर अली साहब से एक साफ कमीज मंगवा ली। 8-10 मिनट बाद सूफी असलम, ताजो, बेगम जी, शब्बीर और मैं गाड़ी पर नकोवाल से निकल रहे थे। ये हमारी अपनी जीप नहीं थी। एहतियातन हमने गांव ही में मौजूद एक दूसरी गाड़ी इस्तेमाल की थी। ये गहरे ब्राउन रंग की टोयोटा मार्क 2 थी। ये नहायत ढीठ गाड़ी कच्चे रास्तों पर जीप ही की तरह चलती है। नकोवाल से निकलने से पहले मैंने एक और काम किया था। हमारी जीप की नशिस्तों के नीचे 4 राइफलें छुपी हुई थीं। उन राइफलों के करीबन 200 राउंड्स भी नशिस्तों के नीचे ही मौजूद थे। मैंने एहतियातन ये असलहा अपने साथियों के हवाले कर दिया था। सूफी असलम ड्राइवर था, मगर उसकी जगह ड्राइविंग सीट मैंने संभाल ली थी। असलम और शब्बीर मेरे साथ वाली सीट पर सिमट सुकड़कर बैठ गए थे। बेगम जी और ताजो पिछली सीट पर थीं। ये दोपहर 2:30-3 बजे का वक्त था, मगर बादलों की वजह से शाम लग रही थी। बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। जब तक हम गोरीके से 5-6 मील आगे नहीं निकल आए, जबरदस्त तनाव में रहे। आगे जो 2-1 गांव थे वो एक तरह से जागीर के हम ख्याल थे। हमारा अब तक का सफर बिल्कुल खामोशी से कटा था। बस मैं और शब्बीर आपस में कभी कभी को मध्यम सरगोशी कर लेते थे। बंद गाड़ी में मैं बेगम जी के जिस्म की खुशबू और सांसों की महक महसूस कर रहा था। अचानक थरथराहट के साथ गाड़ी एक तरफ को झुकती चली गई और रुक गई। टायर पंचर हो गया है, सूफी असलम ने कहा। हमने उतर कर देखा, टायर पंचर था। डिक्की खोली तो फालतू टायर भी हवा से खाली था। कोई दुकान है यहाँ? मैंने पूछा। पुरानी पुली के पास है। तो फिर जल्दी करो, बस आना और जाना हो। सूफी असलम टायर लेकर फौरन रवाना हो गया। पुरानी पुली ज्यादा दूर नहीं थी, 10-15 मिनट का पैदल का रास्ता था। बेगम जी और ताजो गाड़ी में बैठी रहीं। मैं और शब्बीर दरख्तों में चले गए। यहाँ एक तरफ पुख्ता छत सी नजर आ रही थी। शब्बीर ने बताया कि ये 1965 की जंग का पुराना मोर्चा है। हम कंक्रीट से बने हुए जमी दोस्त मोर्चे में जाकर बैठ गए। मार्क 2 सामने नजर आ रही थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी कहीं रास्ते में खड़े रहना और बेगम जी को उसमें बैठे रहना मुनासिब नहीं। वो किसी की भी नजरों में आ सकती थी। मैंने जाकर उनसे कहा, बेगम जी, बेहतर है कि आप दरख्तों में आ जाएं। उन्होंने मेरी बात मान ली और ताजो के साथ गाड़ी छोड़कर मोर्चे में आ गई। मैंने बेगम जी के बैठने के लिए अपनी एक चादर छोटे से एक थड़े पर बिछा दी। कुछ पता चला ये बंदे कौन थे? बेगम जी ने हमलावरों के मुतालिक पूछा। अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता जी। किसी का जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है। हालांकि काफी देर गोली चली है, बस 2-4 बंदे जख्मी हुए हैं। मैंने उन्हें पूरी तफसील बताई। मेरे हशाश लहजे और बेपरवाह अंदाज ने बेगम जी की परेशानी भी कम कर दी। इसी दौरान में सूफी असलम टायर लेकर आ गया। वो टायर बदलने में मसरूफ हुआ तो शब्बीर भी उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। बादल एक बार फिर घिर कर आ गए थे। शाम से काफी पहले ही अंधेरा सा महसूस होने लगा था। गाहे बगाहे दरख्तों से ऊपर अबर आलू सुरमई आसमान पर बिजली भी तड़पती थी। इसी दौरान में बूंदाबांदी शुरू हो गई। बड़ा रूमानी सा मौसम हो गया था। बेगम जी ने शाल अपने गिर्द लपेटते हुए कहा, ये जुमरात की झड़ी है, लगता है कई दिन तक चलेगी। ताजो ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे हमेशा महसूस हुआ कि ताजो सिर्फ एक मुलाजमा नहीं है, वो हर मामले में, शायद हर मामले में बेगम जी की राजदार भी है, एक गहरी सहेली जैसी। इस मौके पर भी ताजो ने एक ऐसा ही किरदार अदा किया। गाड़ी से निकलते हुए वो एक काली छतरी अंदर से निकाल लाई थी। ये काफी बड़ी छतरी थी। बारिश शुरू हुई तो टायर बदलने में मसरूफ सूफी असलम और शब्बीर भीगने लगे। ताजो बोली, मैं उन पर छतरी करती हूँ। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। अब मलगुजी तन्हाई में मैं और बिल्किस तन्हा थे। वो अपने आप में सिमट सी गई। मैं उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने लाचारी से कहा, नहीं खावर, ये ठीक नहीं है। ये मज़ाहमती फिक्रा बड़ा कमजोर था। उस कमजोरी ने मुझे हौसला दिया। मैंने उनके हाथ थामे और अपना चेहरा उनके करीब तर कर दिया। खावर, देखो तुम मुझको तोड़ रहे हो, मैं तो खुद टूट रहा हूँ। ये कहकर मैंने उन्हें बाहों में ले लिया। उन्होंने जरा सा ठिठक कर खुद को मेरी वारफ्तगी के हवाले कर दिया। ये जादुई लम्हे थे। हम दोनों मोर्चे की नीम तेरगी में खड़े थे। वो मेरे तेज बहाव का सामना कर रही थी और साथ ही साथ गाड़ी की तरफ निगाह भी रखे थी।
मैं आपके बगैर नहीं रह सकता बिल्किस, मैंने उनसे कहा। कुछ देर बाद ताजो मोर्चे की तरफ आती दिखाई दी। बेगम जी तेजी से पीछे हटी और अपने लिबास के शिकने दुरुस्त करने लगी। यही वक्त था जब उनकी नजरें मेरे बाजू पर पड़ी। फरत मोहब्बत में मुझे अपने जख्मी बाजू का कुछ ख्याल नहीं रहा था। जख्म का मुंह खुल गया था और खून तेजी से रिस रहा था। ये क्या हुआ खबर? वो घबरा कर बोली। कुछ नहीं, जरा सा कट लग गया था। उनकी खूबसूरत आंखें मोहब्बत भरी नाराजगी से भर गईं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह दिया। थोड़ी देर बाद हम फिर गाड़ी में बैठ रहे थे। रात गए तक ये बात साबित हो गई कि नकोवाल पर हमला करने वाले ढाटापोशों का निशाना बेगम जी ही थी। बेगम जी पर हमला या उनको अगवा करने की कोशिश कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी। ये सब कुछ बाकायदा मंसूबे के तहत किया गया था। मुझे गलत इत्तला देकर गांव से फार्म की तरफ दौड़ाया गया और अनवर अली के घर पर हल्ला बोल दिया गया। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि बेगम जी बाल बाल बची थी। ये वाकया यूं कुछ और भी संगीन हो गया कि फायरिंग में जख्मी होने वाला एक बंदा रात गए डिस्का अस्पताल में दम तोड़ गया। ये अनवर अली के मुलाजमीन में से था। नकोवाल वाले वाक़े का शदीद तरीन रद्द-ए-अमल हुआ। अगले रोज सुबह सवेरे राजवाल में एक बड़ा इकट्ठ हुआ। वाली जी के हिमायती बहुत से चौधरी, जमींदार और करता धरता इकट्ठे हुए। पुलिस की नुमाइंदगी राना शब्बीर कर रहा था। मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं था कि यह नाकाम कार्रवाई मोखल पाशा की तरफ से की गई है। तस्वीरों वाले वाक़े के बाद यकीनन वो अंदर ही अंदर लावे की तरह खौल रहा था। बिलाखिर उसने एक बड़ा हाथ मारने का फैसला किया और बराह रास्त वाली जी की इज्जत पर हमला करने की कोशिश की थी। मगर मोखल जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनका कहना था कि नकोवाल में फायरिंग करने वालों से उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया अपने तौर पर किया। उनका आगो यानी सरगना बहराम मोखल नाम का बंदा है और वो दूसरे गांव का रहने वाला है। साफ पता चलता था कि उस नाकाम कार्रवाई के बाद मोखल अपने सर से बला टालने की कोशिश कर रहे हैं और बहराम नामी बंदे को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। जो बंदा नकोवाल में मेरी गोली से जख्मी होकर पकड़ा गया था उसे राजवाल लाया गया। उसने अपना नाम कुतुब बताया और अपनी रिहाइश डस्के के करीबी पिंड में बताई। उसने ये भी कहा कि वो बहराम के साथ आया था। बहराम ने उसे मुआवजे के तौर पर 2000 रुपए और पक्की राइफल देने का वादा किया था। कुतुब का कहना था कि उनका मकसद सिर्फ वाली जी की बीवी के जेवर हासिल करना था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो बाहर निकलते वक्त बहुत सा सोना पहने होती हैं। कुतुब को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उससे मारपीट हुई और उसने अपने मजीद 3-4 साथियों के नाम बताए। उनमें से 2 पकड़े गए। बाकी बहराम मोखल की तरह रूपोश थे। उनमें से किसी का ताल्लुक गोरिके से नहीं था। गालिबन मोखलों ने यह एहतियात की थी कि नकोवाल पर हल्ला बोलने वालों में से किसी का नाता छोटे और बड़े मोखल से साबित ना हो। कोशिश के बावजूद अभी तक उस बंदे का सुराग भी नहीं लग सका था जिसने मुल्तानी को वाली जी पर हमले की गलत इत्तला दी थी। बहरहाल उस संगीन वाक़े के बाद दोनों बिरादरियों में रंजिशें उरूज पर पहुंच गईं। पुलिस को बजा तौर पर नुक्से अमन का खदशा था। पुलिस हुक्काम ने दफा 107 के तहत दोनों तरफ से असलहा जमा कर लिया और दोनों तरफ के 14-15 बंदे भी हिरासत में ले लिए। मोखलों की तरफ से गिरफ्तार होने वालों की तादाद ज्यादा थी। नकोवाल में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और फायरिंग की रिपोर्ट भी अलहदा से दर्ज कर ली गई। उसमें मेरा नाम भी शामिल था। बहरहाल ये सब कुछ वहाँ के माहौल का हिस्सा था और लोग ज्यादा देर तक उस सनसनी का असर नहीं लेते थे। इन चक्करों में 10-15 रोज तक बेगम जी से बात न हो सकी। आखिर एक रात हमारा राब्ता हुआ। बेगम जी अफसरदा और खामोश थीं। इस अफसरदगी की एक वजह तो नकोवाल वाला वाकया था। बेगम जी को मालूम हो चुका था कि नकोवाल में उन्हीं को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। दूसरे वो वाली जी के लिए फिक्रमंद थी। उनकी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही थी। बेगम जी की ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें मजबूर करूं और वो गुजरांवाला या लाहौर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा। वो बोली उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त तो खावर तुम्हारे साथ मिलकर उनकी तबीयत अच्छी हो जाती है। कैसे वक्त दूं? मैं हवेली के अंदर नहीं आ सकता। वो हवेली से बाहर बहुत कम निकलते हैं। मर्दाने में उनसे मिल लिया करो। मर्दाने में तो बहुत ही कम आते हैं वो। इसीलिए तो कहती हूँ हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। हम पहले जैसे हो जाएं, दिमाग पर कोई बोझ ना हो, कोई पाबंदी ना हो। आप जानती है बिल्किस, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये मुमकिन नहीं है। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ठीक कर लूंगी, बिल्कुल ठीक। बस एक यही काम है जो आप नहीं कर सकती। यकीन करें कि नहीं करती। हम दोनों मुस्कुरा दिए। गुफ्तगू की संजीदगी कम हो गई। मैंने उनसे उस हार के बारे में पूछा जो उन्हें तोहफतन दिया था। उन्होंने बताया कि वो बहुत संभाल कर रखा हुआ उन्होंने। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि बस वो मुझे एक बार हार पहनकर दिखा दें। उन्होंने ना इनकार किया न इकरार। मैंने आखिरी मुलाकात का जिक्र छेड़ा। तुम बहुत गलत हो खावर। उन्होंने तादीबी अंदाज में कहा। आप मुझे गलत कर देती हैं तो ठीक है, अब मैं पर्दा क्या करूंगी। बिल्किस कितने बरस हो गए, क्या हमें पूरी जिंदगी में सिर्फ थोड़ा सा वक्त भी ऐसा नहीं मिल सकता जो हम अपनी मर्जी से गुजार सकें? मुकम्मल तन्हाई में, मुकम्मल सुकून में। इतनी बड़ी जिंदगी में से सिर्फ थोड़ा सा वक्त, 1-आधा घंटा। मैं फिर वही कहूंगी खावर, मोहब्बत सब कुछ हासिल कर लेने का नाम तो नहीं है। लेकिन फिर ये उम्मीदें, ये ख्वाहिशें दिल में क्यों जागती हैं? किसने पैदा किया है इन्हें? कुदरत ने पैदा की है ना। हमने कोई साजिश तो नहीं की। ये सब कुछ तो खुद ब खुद हुआ है ना। हाँ,
और कुदरत गलत तो नहीं हो सकती ना? कुदरत ने दुनिया में जिंदगी गुजारने के कुछ तरीके भी तो बताए हैं खावर। जो कुछ हमारे दरमियान है दुनिया उसे कबूल नहीं कर सकती, कोई उसे कबूल नहीं कर सकता। वो अनपढ़ थी लेकिन कभी कभी पढ़े लिखों से ज्यादा मंतकी बातें करती थी। तो फिर क्या होना चाहिए? मेरे लहजे में गहरी संजीदगी थी। मुझे नहीं पता। देखो तुम बात को किधर से किधर ले गए हो। मैं तुमसे वाली जी की बात कर रही थी, तुम उन्हें किसी तरह लाहौर ले जाओ प्लीज। अरे वाह, आप तो अंग्रेजी बोलने लगी। भाई तुम्हारे शागिर्द की शागिर्द हूँ, इतनी अंग्रेजी तो बोल ही सकती हूँ। यानी हामिद के शागिर्द हैं? बस फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। अगर उस्ताद पकड़ना था तो कोई अच्छा सा पकड़ती। मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा, इस कीमती मशवरे का शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए बोली और गुफ्तगू का रुख एक बार फिर वाली जी की तरफ मोड़ दिया।